हे एवरीवन, वेलकम टू इजी फार्मा। तो गाइज आज हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करेंगे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। अब देखिए ड्रग हमारी क्या होती है, फुल डिटेल में इनको यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट हम देखेंगे थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन क्या होती है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन, कौन कौन से ऐसी ड्रग्स होती है जो इसमें हम यूज़ करते हैं। थर्ड हम देखेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, साथ ही में फार्माकोलॉजिकल एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, यानी हमारी वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस रहेगी जैसे कि हमने सारी ही कैटेगरी यहाँ पे डिस्कस की है। तो जैसे कि सब्जेक्ट हमारे यहाँ पे चल रहा है फार्माकोलॉजी, जो कि डी फार्मा सेकेंड ईयर का है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। तो देखिए इसमें जो हमारी यूनिट 4 है वो हमारे यहाँ पे चल रही है, जिसमें काफ़ी वीडियो लेक्चर पहले हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि लास्ट वीडियो लेक्चर जो हमारे यहाँ पे रहा था उसमें हमने डिस्कस किया था एंटी एंजाइटी ड्रग। आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। तो देखिए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हमारी क्या होती है, इनको तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे एग्जाम के पर्पज से, और मेन अगर हम देखें हमारी पर्सनल लाइफ के पर्पज से, यानी अगर हम इस टॉपिक को अपनी पर्सनल लाइफ के बेस से देखें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए हर इंसान को डिप्रेशन वगैरह की कंडीशन आती है, किस तरह से आती है, क्या एक तरह से सिम्टम्स वगैरह देखने को मिलते हैं, या क्या एक तरह से कुछ रीज़न वगैरह हम देखेंगे, सभी को यहाँ पे हम देखने वाले हैं। चलिए यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हमारी क्या होती हैं। तो नॉर्मल एक चीज़ आप क्लियर कर लीजिए, हमारी जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है हमारी वो ड्रग जो एक तरह से डिप्रेशन इलनेस में हमारी यूज़ की जाती है, यानी डिप्रेसिव इलनेस या हम कह लें डिप्रेशन। डिप्रेशन क्या होता है इसको हम डिटेल में समझेंगे जिससे कि पूरी कैटेगरी हमारी यहाँ पे क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जैसे दीज आर दोज ड्रग्स विच यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिप्रेसिव इलनेस, या कहें तो डिप्रेशन। ये हमारी वो ड्रग होती है एक तरह जो डिप्रेशन या डिप्रेसिव इलनेस इसमें हमारी यूज़ की जाती है। नॉर्मली क्या होता है, डिप्रेशन जो होता है हमारा मेंटल डिसऑर्डर होता है, यानी हमें मानसिक रूप से मेंटल क्या करता है एक तरह से डिस्टर्ब करता है हमें। अब किस तरह से डिस्टर्ब करता है तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं जिससे कि आपको पूरा ही ये क्लियर हो जाए। तो देखिए जनरली आप सभी जानते हैं भाई डिप्रेशन क्या होता है, क्योंकि आप भी डिप्रेशन में रहते हैं। डिप्रेशन आप क्यों रह रहे हैं, फिलहाल तो आप भी होंगे क्योंकि भाई डी फार्म आप कर रहे हैं, थोड़ा सा सिलेबस को लेकर, थोड़ा एग्जाम को लेकर। डी फार्म सेकेंड ईयर वाले के लिए थोड़ा सा एग्जिट एग्जाम का मसला हो गया है, इस वजह से क्या है थोड़े से वो भी डिप्रेशन में है। तो डिप्रेशन क्या होता है, देखिए नॉर्मल डिप्रेशन है, इसमें कोई भी एक तरह से मतलब सीरियस वाला नहीं है, इतना तो हर कोई रहता है। तो मान लीजिए एक बंदा है, अभी नॉर्मल सा हम एग्जांपल लेंगे, आपकी बिल्कुल स्टूडेंट वाले ले लेते हैं चलिए, जिससे आपको बिल्कुल आपके ऊपर एक तरह से रहेगा। तो देखिए क्या एक तरह से आप क्या कर रहे हैं, अभी डी फार्म कर रहे हैं इस टाइम। तो क्या कर रहे हैं, डी फार्म कर रहे हैं, तो क्या है आपको भी एग्जिट एग्जाम की थोड़ी सी टेंशन आई थिंक होगी। देन इसके अलावा देखें तो एग्जिट एग्जाम से अलग आपका जो सिलेबस है, आप सोच रहे होंगे जल्दी से यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, तो थोड़ी सिलेबस की टेंशन, कुछ ऐसे टॉपिक, कुछ ऐसी मतलब बात है किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो आपको समझ नहीं आ रही हैं, साथ ही में एग्जाम वगैरह की टेंशन, यानी ये तो आपकी एक तरह से नॉर्मल टेंशन है जो आपकी ये है। लेकिन मान लीजिए इससे अलग क्या हो जाए, अभी कुछ आपको फैमिली प्रॉब्लम हो जाए। अब फैमिली प्रॉब्लम एक तो नॉर्मल होती है, थोड़ी सी सीरियस वाली हो जाए। जैसे क्या होता है अभी एक्सीडेंटल केस वगैरह कुछ, मतलब हम किसी पर्टिकुलर को नहीं कह रहे हैं, ओनली यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं। तो क्या है, मान लीजिए कुछ उसकी फैमिली वगैरह में डेथ वगैरह हो जाए, या कुछ एक तरह से मतलब एक्सीडेंटल केस वगैरह हो जाए, उस कंडीशन में एक तरह से बंदा वो डिप्रेशन में चल जाए। यहाँ तक भी चलिए लिमिटेड था। अब मान लीजिए उसकी जो पर्सनल लाइफ है, आजकल तो भाई ट्रेंड वगैरह चल रहा है, क्या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला कुछ रिलेशनशिप में कुछ ऐसा मसला हो जाए, रिलेशनशिप एक तरह से टूट वगैरह जाए, जिसमें क्या होता है काफ़ी ज़्यादा मतलब सीरियस लोग हो जाते हैं भाई, डिप्रेशन में चल जाते हैं, रातों को वही सोते नहीं है, दिन में खाना नहीं खाते हैं, कुल मिलाकर उसी को अपनी पर्सनल पूरी मतलब पूरी ही लाइफ उसको समझ बैठते हैं। तो ये भी एक तरह से क्या है, यानी डिप्रेशन में वो चले जाते हैं। दूसरा क्या होता है अभी एक तरह से उनकी दोस्ती वगैरह को मसला, दोस्त यार दोस्त होते हैं, उनमें कुछ बात वगैरह हो जाए, वो एक्सीडेंटल केस जैसे हमने आपको बताया, कुछ भी मतलब हो सकता है। नॉर्मली हमारे कहने का पर्पस यहाँ पे क्या है, जो एक बंदा है, मान लीजिए कोई स्टूडेंट है, तो उस पर इतने सारे प्रेशर एक तरह से हो रहे हैं भाई। एक तो उस पर स्टडी का है, उसको उसने झेल लिया, फैमिली वाला उसने झेल लिया, पर्सनल लाइफ वाला एक तरह से वो नहीं झेल पाया, साथ ही में उसके दोस्ती वगैरह को मसला है। तो सारे एक तरह से जो ये सारे किसको कर रहे हैं, इसके एक तरह से सीधा सीधा इसको मेंटली डिस्टर्ब कर रहे हैं। मेंटल जब इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, जब तक कि लिमिटेड है जब तक सही है, जब एक तरह से लिमिट से बाहर चले जाएंगे, इंसान अपने इमोशन खो देता है एक तरह सीधा सीधा कहे तो उसका अपने आप पे काबू नहीं रहता। तो वो जो हमारी कंडीशन होती है डिप्रेशन की, वो हमारी सीरियस होती है। अब जब इस तरह की सीरियस कंडीशन आती है तो नॉर्मल क्या होता है भाई, इंसान मतलब इतना डिप्रेशन में रहता है, बातचीत अच्छे से ना करना, मतलब मूड अजीब सा उसका रहना, कोई हैप्पीनेस वगैरह मतलब मूवमेंट वगैरह आए, कोई प्लेजर वगैरह जो इन्जॉयमेंट एक तरह सीधा सीधा कह सकते हैं, वो उसको फील ना करे। खुशी आई लेकिन उसको उनने अच्छे से इंजॉय नहीं किया। इंजॉय क्यों नहीं किया, क्योंकि एक तरह से मेंटली डिस्टर्ब है वो बंदा, अच्छे से मतलब बातचीत नहीं करता है, चिड़चिड़ापन है, या जो नॉर्मली आपने देखा होगा आजकल तो काफ़ी ज़्यादा केस देखने को मिलते हैं जब इंसान ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है। आपने देखा है ना, स्टूडेंट वगैरह होते हैं भाई, हाँ स्टूडेंट ने क्या, आपने न्यूज़पेपर वगैरह में देखा होगा, वो कर लिया मतलब सुसाइड वगैरह कर लिया, जान दे दी, पानी में कूद के ऊपर, कहीं कॉलेज के ऊपर से कूद जाते हैं बिल्डिंग से, कुछ लोग जहर खा लेते हैं पॉइजन वगैरह। तो एक तरह से सारी कंडीशन एक कब आती है, जब इंसान डिप्रेशन में जाता है, यानी मेंटल क्या होता है डिस्टर्ब हो जाता है, उसके सोचने समझने की जो क्षमता है वो एक तरह से बिल्कुल खो जाती है।
तो ये क्या होता है, हमारा डिप्रेशन की कंडीशन होती है। ये जो डिप्रेशन की कंडीशन है तो हमने यहाँ पे टॉपिक देख रहे हैं, लेकिन हम आपको चलिए आपकी पर्सनल लाइफ से थोड़ा सा रिलेटेड बता देते हैं। आपकी जो पर्सनल लाइफ है भाई, कुछ लोग फ्यूचर को सोच लेते हैं, कुछ पास्ट से एक तरह से पास्ट में रहते हैं, कुछ जो प्रेजेंट में है। तो देखिए जो एक तरह से डिप्रेशन वगैरह कंडीशन होती है, सीधा सीधा क्या है, जो प्रॉब्लम आपकी चिंता है, तो ये तो देखिए सभी को होती है। तो जो बंदा इस कंडीशन को एक तरह से डिप्रेशन वगैरह से निकल जाता है, अच्छे से इसको एक तरह से कहते हैं ना, लाइफ को स्पेंड कर लेता है, सबका सामना कर लेता है, उसके बाद क्या होता है, उसकी लाइफ यानी ब्राइट फ्यूचर होता है। तो यही आपको देखना है। देखिए थोड़ा बहुत डिप्रेशन सबको रहता है, बाई चांस अगर किसी स्टूडेंट को ऐसा मसला आता है तो क्या करता है इस कंडीशन, देखिए सुकून से सोचिए, लंबी लंबी सांस लीजिए, सीधा सीधा आप उस डिप्रेशन को एक तरह से रिमूव कीजिए। मेंटली आप एक तरह से डिस्टर्ब है तो उसके लिए किसी से बातचीत वगैरह कीजिए। मतलब अकेले रहना एक तरह से दुश्वार हो जाता है इस कंडीशन में। इंसान को काफ़ी अजीब-ओ-गरीब थॉट्स आते हैं जब कोई डिप्रेशन में आता है। तो भाई आपके साथ किसी से मतलब किसी दोस्त वगैरह के साथ हो रहा है तो सीधा सीधा आप उसको समझाइए, आप उसके पास रहिए। और अकेला तो ऐसे मतलब इस तरह के इंसान को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, कुछ लोगों का मरने का दिल करता है, कुछ लोगों का सुसाइड करने का, कुछ लोगों के सीधा माइंड में आता है दुनिया में उनके लिए मतलब कुछ बचा ही नहीं है, जबकि बहुत कुछ होता है। तो इस तरह की हमारी ये डिप्रेशन की कंडीशन होती है। चलिए थोड़ी सी हमने यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इसको हम समझ लेते हैं। डिप्रेशन कैन डिस्क्राइब ए नॉर्मल ह्यूमन इमोशन। अब देखिए एक तरह से नॉर्मल ह्यूमन इमोशन तो होते हैं, इमोशन जब तक काबू में है जब तक सही है, नॉर्मल है। जब तक एक तरह से काबू से बाहर हो जाते हैं तो हमारा एक तरह से वो मसला ख़राब हो जाता है। इट आल्सो कैन रेफर टू ए मेंटल हेल्थ इलनेस, यानी क्या होता है, हमारी मेंटल हेल्थ इलनेस होती है, यानी मेंटल जो हमारी हेल्थ है उससे रिलेटेड हमारी ये बीमारी है। ऐसा नहीं है इसमें हमारे भाई क्या हो रहा है, ब्लड वगैरह कैसे ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, इंसान का हाथ पाँव कट गया या सीधा सीधा फीवर वगैरह हो गई, तो इस तरह की नहीं होती। इस तरह की जो इंसान झेल लेता है, लेकिन जब एक तरह से मेंटली वो डिसबैलेंस होता है वो कंडीशन थोड़ी हमारी सीरियस हो जाती है। यहाँ पे हमने लिखा हुआ है इट इज़ कॉमन, ये कॉमन होती है क्योंकि देखिए थोड़ा बहुत डिप्रेशन तो सबको रहता है, सीरियस मेंटल इलनेस, लेकिन ये सीरियस हो जाती है, सीरियस मेंटल इलनेस है क्योंकि जब इंसान हिसाब से ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाता है, जब एक तरह से ये मतलब डेंजर जोन में एक तरह से वो चला जाता है। अब चलिए थोड़े से इसके हम सिम्टम्स देख लेते हैं। जैसे क्या होता है, स्लीप डिस्टर्बेंस। अभी मान लीजिए रात को आप सो रहे हैं, सीधा सीधा कुछ बात को लेकर आप हिसाब से ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आप मतलब एक तरह से डिप्रेस हैं, आपको नींद अच्छे से आ ही नहीं पा रही। नींद कब आएगी, जब आप एक तरह से पूरे रेस्ट कंडीशन में होंगे, अच्छे से मतलब माइंड में कोई भी ऐसी उल्टी सीधी बातें नहीं चल रही होंगी, ज़्यादा टेंशन नहीं होगी, तो उस कंडीशन में आपको नींद अच्छी आएगी। तो स्लीप डिस्टर्बेंस वहाँ पे आपकी हो सकती है। साथ में सुसाइडल थॉट्स, इंसान को लगता है भाई दुनिया में कुछ बचा ही नहीं है तो सुसाइड करने का वो सोचता है। देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए, लाइफ बहुत ही ब्राइट है आगे, यानी काफ़ी ज़्यादा लाइफ में उसके लिए कुछ होता है, लेकिन क्या है उस टाइम वो सोचने समझने की पावर खो देता है। इस वजह से केस देखने को मिलते हैं। फेटिग, वो इंसान जब थकान में होता है तो एक तरह से देखिए उसको थकान है नहीं, लेकिन उस कंडीशन में उसको थकान महसूस हो सकती है। लॉस ऑफ जॉय, प्लेजर, क्या होता है भाई खुशी को अच्छे से एंजॉय नहीं करता है, जो खुशी वगैरह अच्छे से एंजॉय करने वाली है, क्योंकि देखिए मेंटली वो डिसबैलेंस है। मेंटली क्या होता है, जो भी खुशी वगैरह हम एंजॉय करते हैं तो मेंटली करते हैं, अंदर से हम खुश हैं जब भी किसी चीज़ को हम अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं, तो ये एक तरह से लॉस हो जाता है वहाँ पे। साथ में इसकी डेफिनेशन हमने हिंदी प्लस इंग्लिश में लिखी हुई है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं। कुछ बच्चों के यहाँ पे कंफ्यूजन है, सर डेफिनेशन थोड़ी सी क्यों है, तो देखिए डेफिनेशन आप यहाँ पे लिखिए, साथ में इसके जो सिम्टम्स है ये हम हिंदी प्लस इंग्लिश में नहीं करेंगे, आप इन सिम्टम्स को यहाँ पे उतार दीजिए, जैसे सिम्टम्स सेम यहाँ पे उतार दीजिए, आपका पूरा हो जाएगा। देन चलिए अब यहाँ पे हम देख लेते हैं क्लासिफिकेशन, यानी हमारे जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है उसका क्लासिफिकेशन है। तो सीधा सीधा आप समझ जाइए हमारी वो ड्रग होंगी एक तरह जो इफेक्टिव होंगी डिप्रेशन में, यानी डिप्रेशन की कंडीशन होने पे इन ड्रग का एक तरह से हम यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें ये मेंटली हमें वहाँ पे ट्रीट करती हैं। जैसे कि फर्स्ट हमारी कैटेगरी आ जाती है ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग, तो इसको शॉर्ट में हम कह देते हैं TCAS। तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी आगे देखेंगे। तो इसमें कुछ पॉइंट है हमारे, जैसे पॉइंट है हम देख लेते हैं। Na+5HT, तो देखिए Na क्या होता है, हमारा एक सोडियम भाई, 5HT क्या होता है, इसको आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखिए क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं एक तरह से डिप्रेशन की कंडीशन के लिए, हमारे भाई जो एक तरह से पूरा सिस्टम बॉडी का उसमें। तो इसके रीएप्टेक को एक तरह से ये इनिबिट कर देते हैं, इसके रीएप्टेक को क्या करते हैं, इनिबिट कर देते हैं, जिससे क्या होता है हमारी एक तरह से मेंटल जो डिसबैलेंस वगैरह हो रहे हैं वो एक तरह से हमारा ट्रीट होता है। चलिए अब हम देख लेते हैं इसके अंदर ड्रग। तो फर्स्ट हमारे यहाँ पे होती है इमिप्रेमाइन, तो देखिए हमारी इंपॉर्टेंट ड्रग है, काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है, तो इसको आगे भी यहाँ पे हम देखेंगे। सेकंड हमारे यहाँ पे होती है एमिट्राइपटाइलिन, ये हमारी हो गई। थर्ड हमारी होती है यहाँ पे ट्राईमाइप्रेमाइन, और 4 हमारे यहाँ पे होती है क्लोमीप्रेमाइन। तो ये क्या हमारी 4 एक तरह से ड्रग है। देखिए और भी होती है, हमने ज़्यादा नहीं लिखी है, क्लासिफिकेशन आपको आई थिंक याद होने में थोड़ी डिफिकल्टी भी होती है, तो इतनी ही आपके लिए इनफ है। और देखिए यहाँ पे आपके जितने भी क्लासिफिकेशन है उन सभी की हम आपको ट्रिक बताएंगे एग्जाम से पहले, हम आपको ट्रिक बना देंगे सभी क्लासिफिकेशन की, जिससे आपको इजीली याद हो जाए, कोई भी दिक्कत आपको ना आए। फिलहाल आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम इस काम को करेंगे। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे प्रीडोमेंटली Na रिएप्टेक इनिबिटर्स, यानी एक तरह से यहाँ पे सोडियम जो है उसके रिएप्टेक को रोकती है, लेकिन यहाँ पे प्रीडोमेंटली जैसे इसमें हमारी आती है डेसिप्रेमाइन, साथ ही में एमोक्सिपाइन, और थर्ड हमारी होती है यहाँ पे रिपोक्सिटिन, तो ये हमारी इसमें रखी हुई है।
नेक्स्ट हमारा जो सेकंड है, आप देखिए फर्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। अब सेकंड ये इसके सब पार्ट है एक तरह से। सेकंड हमारा आ जाता है यहाँ पे एटिपिकल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। अब इसमें हमारी कौन कौन सी है, चलिए इसको हम देख लेते हैं। हमारी इसमें आ जाती है ट्रेजोडोन, सेकंड हमारे यहाँ पे आ जाती है मिल्टेजेपाइन, और थर्ड हमारे यहाँ पे आ जाती है डुलोक्सिटिन, और फोर्थ हमारे यहाँ आ जाती है यहाँ पे अमाइन पटाइन। तो ये क्या है, हमारी 4 ड्रग इसके अंदर रखी हुई हैं। थर्ड यहाँ पे हम देख लेते हैं न्यू जनरेशन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ये क्या है, हमारी टी देखिए क्या है, एक हमारी ये ड्रग है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे लिथियम साल्ट, यानी एक तरह से लिथियम थेरेपी हम लेते हैं, जैसे लिथियम कार्बोनेट होते हैं, तो एक तरह से ये भी हमारी इसमें इफेक्टिव है। अब देखिए इसका जो क्लासिफिकेशन है काफ़ी ज़्यादा मतलब लेंथी आपका यहाँ पे हो सकता था, लेकिन हमने यहाँ पे लेंथी नहीं किया, जितना मैंने आपको लिखवाया आप इतना ही लिखाएं, पूरे मार्क्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। देन चलिए फाइनली हम देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी हमारा जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है क्या एक तरह से इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन रहेगा। तो देखिए यहाँ पे जो आपके सिलेबस में डायरेक्टली फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी बताते हैं, क्योंकि ये इसी में इन्वॉल्व है। तो आप ऐसा ना सोचें हमने आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखवाया आप इसको छोड़ दें, डायरेक्टली आप फार्माकोलॉजिकल एक्शन पर आ जाएं। ये आपको लिखना पड़ेगा जब ये एग्जामिनर आपको अच्छे मार्क्स देगा। जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे हम देख लेते हैं, सीधा सीधा हमारी जो ड्रग होती है बॉडी में जाने के बाद किस तरह से अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करती है, डिफरेंट पार्ट्स वगैरह पर चलिए देख लेते हैं। तो हमारी जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होती है, तो इसके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जैसे TCAS यानी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हमने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है, तो आप इसी को यहाँ पे समझें। आर एन इम्पोर्टेंट ग्रुप ऑफ क्लिनिकली यूजफुल एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। देखिए क्लिनिकली सीधा सीधा हम कह सकते हैं एक तरह से थेराप्यूटिक यूज लेने के लिए, सीधा सीधा डिप्रेशन को ट्रीट करने के लिए या उसके सिम्टम्स को एक तरह से कम करने के लिए। तो हमारी जो TCAS एक हमारी इंपोर्टेंट ग्रुप है एक तरह जो क्लिनिकली यूजफुल होता है एज ए एंटी डिप्रेसेंट ड्रग के रूप में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं दे कैन केमिकली रिलेटेड टू फिनोथाइजाइन, और देखिए केमिकली हमारी किससे रिलेटेड होती है, फिनोथाइजाइन से। तो हमने डिफार्मा फर्स्ट ईयर में आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में बहुत ही अच्छी तरीके से फिनोथाइजिन को समझाया था। आप अगर भूल गए तो फिनोथाइजिन हमारी एक तरह से ऐसी ड्रग होती है, ऐसा एक तरह से ड्रग सब्सटेंस होता है जो यूज़ किया जाता है ट्रीट करने के लिए हमारे मेंटल डिसऑर्डर होते हैं और साथ ही में इमोशनल डिसऑर्डर। तो हमारे यहाँ पे डिप्रेशन है भाई हमारा मेंटल और एक तरह से इमोशनल दोनों ही एक तरह से ही है, तो इसको एक तरह से ट्रीट करने में फिनोथाइजिन का हम यूज़ कर सकते हैं। तो एक तरह से केमिकली हम देखा जाए तो ये इसी से रिलेटेड होती है। और इसमें एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे हमारी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हम देख रहे हैं, तो इसमें जो इमिप्रेमाइन है काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव हमारी ड्रग है जो इस कैटेगरी के अंडर में आती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन। तो देखिए फार्माकोलॉजिकल एक्शन का सीधा सीधा मीन्स होता है बॉडी के कौन से पार्ट पे क्या ये एक तरह से सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। चलिए फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं इफेक्ट ऑन CNS। तो CNS की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। आई थिंक हमने आपको काफ़ी बार बताई, तो आपको क्लियर हो गया होगा। आप चाहे तो इसकी फुल फॉर्म लिख सकते हैं, चाहे तो आप इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। यानी हमारे जो यहाँ पे इमिप्रेमाइन है नॉर्मली हम देखें हमारे जो यहाँ पे ये कैटेगरी है जिसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख रहे हैं, ये क्या इफेक्ट करेंगे यहाँ पे CNS के ऊपर। तो देख लेते हैं इन नॉर्मल इंडिविजुअल्स किसी भी पर्सन को दे डू नॉट प्रोड्यूस मेंटल एलिवेशन। सीधा सीधा अगर हम कहें तो नॉर्मल किसी बंदे को हम दे रहे हैं भाई, एक तो वो बंदा है जिसको एक तरह से एक कंडीशन है मेंटल डिसबैलेंस है, डिप्रेशन में है, तो उसके अंदर तो क्या करेगा एक तरह सीधा सीधा हम आगे देखेंगे क्या करेगा। यहाँ पर हम सीधा सीधा देख रहे हैं अगर किसी नॉर्मल पर्सन को हम देते जिसको एक तरह से कंडीशन थी नहीं, तो उसके अंदर कोई भी मेंटल एलिवेशन करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको इस तरह की कंडीशन थी ही नहीं। सीधा उसका माइंड वगैरह को इम्प्रूव नहीं करेगा, एक तरह से उसको इम्प्रूव नहीं करेगा, यानी उसको चेंज नहीं करेगा। तो क्या करेगा उसके अंदर ऐसा नहीं है हमने नॉर्मल उसको कंडीशन नहीं दी लेकिन फिर भी हमने उसको दे दी, तो स्लीपनेस वगैरह उसको कोज कर सकता है, एक तरह से सर दर्द वगैरह उसको वहाँ पे कोज हो सकता है, नहीं अदर टाइप के सिम्टम्स देखने को मिल सकती हैं। लेकिन यहीं अगर हम देखें वाइल इन डिप्रेस इंडिविजुअल्स, मान लीजिए कोई डिप्रेस्ड है यानी इस तरह की उसको कंडीशन है, यानी मेंटल डिसबैलेंस हो गया, डिप्रेसिव इलनेस की उसकी कंडीशन है, तो दे एवेलुएट देयर मूड, उसके जो मूड है उसको एवेलुएट करेंगे। सीधा सीधा हम कहें तो इम्प्रूवमेंट, उसकी जो एक तरह से मेंटली वो डिसबैलेंस है उसको थोड़ा सा वहाँ पे वो ट्रीट करेंगे, जिससे एक तरह से उसकी सोचने समझने की पावर वगैरह वो अच्छी हो सके, मेंटली एक तरह से जो उसका मूड वगैरह वो इम्प्रूव हो सके, जिससे एक तरह से वहाँ पे वो सही हो सके। नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैनी TCAS जो हमारी कैटेगरी है आल्सो एक्ट एंड सिडेटिव। अब देखिए ये जो हमारी कैटेगरी एक तरह से काफ़ी इसमें ड्रग एज ए सिडेटिव की तरह भी वर्क करती है। अब ऐसा क्यों करती हैं, तो देखिए सीधा सीधा हम कह सकते हैं कोई बंदा भी डिप्रेशन वगैरह में होता है तो एक कंडीशन वहाँ पे ऐसी भी होती है, उसको ऐसी दवाई दे दी जाती है जिससे कि थोड़ी बहुत नींद वगैरह उसको हो जाए, जिससे कि जब तक वो सो के उठे उसका माइंड वहाँ पे सेट हो जाए। तो इस तरह कुछ ड्रग भी इफेक्ट देने वाली दी जाती हैं। तो देखिए सिडेटिव इफेक्ट हमें कब मिलेगा, इफ़ दे बाइंड विद H1 रिसेप्टार। अगर ये H1 रिसेप्टार के साथ जाके बाइंड हो जाती है तो हमें सिडेटिव इफेक्ट यहाँ पे मिल सकता है। अब सिडेटिव इफेक्ट हमें कैसे मिलता है और एक तरह से H1 रिसेप्टार के साथ ये बाइंड कैसे होती हैं। तो देखिए सिडेटिव एंड हिप्नोटिक्स वाले टॉपिक में हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था, आप वहाँ पे जाके दोबारा देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे क्लियर होगा ये यहाँ पे किस तरह से H1 रिसेप्टार से आके बाइंड हो रही है, किस तरह से हमें सिडेटिव इफेक्ट मिल रहा है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे एएनएस यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसकी फुल फॉर्म होती है, आप चाहें तो यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। तो देखिए ये ज़रूर नहीं है हम किसी ड्रग को बॉडी में दे रहे हैं तो सभी जगह अपना अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जहाँ पे उसको रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे अच्छा इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, इंप्रूवमेंट करते हैं। कुछ जगह जहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं, वहाँ पे कुछ साइड इफेक्ट पे कॉज कर देते हैं, जैसे कि दे प्रोड्यूस कॉम्प्लेक्स इफेक्ट ऑन एनएस। जो हमारी यहाँ पे कैटेगरी है इमिप्रिमाइन वगैरह, तो एक तरह से क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स इफेक्ट करती हैं किसके ऊपर, यहाँ पे एएनएस यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर। वो साथ में यहाँ पे इंक्लूडिंग किया जाता है जैसे एंटी मस्कुलिनिस इफेक्ट। क्या होता है, अगर ये एंटी मस्कुलिनिक इफेक्ट एक तरह से प्रोड्यूस कर रही है, जो हमारा मस्कुलिनिक रिसेप्टर होता है उसके साथ ब्लॉक कर रहे हैं, इनहिबिट करने का वर्क कर रही हैं, तो सीधा हम कह सकते हैं विद लीड टू ब्लड विजन। जो आंखों की एक तरह से हम देखते हैं ब्लड विजन वगैरह हो सकती है, साथ में ड्राई माउथ, माउथ सूख सकता है यानी गला सूख सकता है, कॉन्स्टिपेशन, कुछ इस तरह के सिम्टम्स हमें यानी साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो एक तरह से इफेक्ट किसके ऊपर होता है, जो हमारा एएनएस यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं सीवीएस इफेक्ट। सीधा सीधा हम कहें सीवीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब देखिए ये जो हमारे पॉइंट है आप चाहे तो इनको डिफरेंट टाइप से लिख सकते हैं, जैसे इफेक्ट ऑफ सीवीएस, इफेक्ट ऑफ एएनएस, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ इफेक्ट ऑफ सीएनएस, यानी एक तरह से ड्रग जो है हमारी सीवीएस एएनएस साथ ही में यहाँ पे जो हमारा सीवीएस नॉर्मली हम देख रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट करें ये यहाँ पे फिलहाल हम देख रहे हैं। तो सीवीएस यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, जहाँ भी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड बात होती है सीधा आप समझ जाइए यहाँ पे आपके हार्ट से रिलेटेड बात हो रही है। तो क्या एक तरह से प्रोड्यूस करती हैं इफेक्ट यहाँ पे सीवीएस यानी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर। तो दे प्रोड्यूस फॉलोइंग सीवीएस इफेक्ट, जैसे कि ट्रेकीकार्डिया। अब देखिए ट्रेकीकार्डिया सीधा सीधा क्या होता है, इसके अंदर हार्ट रेट एक तरह से इंक्रीज हो जाती है, ये हमारी कंडीशन होती है। तो नॉर्मल अगर हम डोज यहाँ पे देते हैं इसकी तो इतना कुछ इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन क्या होता है मान लीजिए किसी बंदे को डिप्रेशन की कंडीशन ज़्यादा है, कुछ सीरियस है, उस कंडीशन में हाई डोज भी लगा देते हैं जिससे कि ट्रेकीकार्डिया की यहाँ पे कंडीशन आ जाती है। साथ में टॉक्सिक इफेक्ट ऑन दी मायोकार्डियम, तो टॉक्सिक इफेक्ट भी एक तरह से इसके ऊपर पड़ता है। तो आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आया होगा अच्छे से फार्माकोलॉजिकल एक्शन हमारा क्या था, साथ ही में मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमारा क्या था। अब देखिए आपका डी फार्मा है तो बी फार्म वाला लेंथ ही यहाँ पे आपको स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। आप जितना हम आपको लिखा रहे हैं आप सिर्फ इतना लिखाइए, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे, एक भी मार्क्स आपका नहीं कटेगा। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं इंडिकेशन। अब देखिए इंडिकेशन में कुछ बच्चों को डाउट है, साथ ही में कॉन्ट्रा इंडिकेशन में। अब डाउट किस तरह के हैं, तो सीधा सीधा कुछ बच्चों को यहाँ पे कमेंट भी आती है। आई थिंक कुछ टाइम पहले एक बच्चे कमेंट आई थी कि सर क्या होता है इंडिकेशन और साथ ही में कॉन्ट्रा इंडिकेशन। चलिए यहाँ पे समझा देते हैं। तो देखिए इंडिकेशन की अगर हम यहाँ पे हिंदी देखें, आप गूगल करके देख लीजिए, आप डिक्शनरी वगैरह पे देख लीजिए, सीधा सीधा मीन्स आता है वहाँ पे संकेत, यानी संकेत यहाँ पे किस चीज़ के दिए जा रहे हैं, जो हमारे यहाँ पे डिसीज़ लाएगी, जैसे हम डिप्रेशन वगैरह पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारी जो बुक्स वगैरह हैं उसमें सीधा सीधा दिए हुए हैं इसके यूज़। अब इंडिकेशन के अंदर उसके यूज़ दिए हुए हैं तो सीधा सीधा यहाँ पे हम पे यूज़ पढ़ाते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे ये सही दिए हुए हैं। अब रीज़न सही क्यों दिए हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिकेशन के मीन्स काफ़ी सारे निकलते हैं, जैसे कि मान लीजिए साइंस, सिम्टम्स, संकेत या यूज़। अब यहाँ पे यूज़ हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि देखिए इस तरह के जो हमारे सिम्टम्स आ रहे हैं, यानी हम डिप्रेशन देख रहे हैं तो डिप्रेशन में जो हमारी क्या आ रहे हैं सिम्टम्स वगैरह आ रहे हैं, तो उन सिम्टम्स को ट्रीट करने की तरह से भी हम इंडायरेक्ट का तो यूज़ कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे हम यूज़ लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये सही है। सीधा सीधा अगर हम इसकी हिंदी निकालें तो मीन्स होता है यहाँ पे संकेत या साइन और सिम्टम्स, और अगर हम यहाँ पे अपने सिलेबस के हिसाब से देखें तो इसमें आपके आएंगे यूज़। तो आई थिंक आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो सीधा चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं हमारी जो TCAS यानी ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स होती हैं, आर आल्सो यूज्ड इन माइग्रेन, यानी माइग्रेन में यूज़ की जाती हैं। देखिए माइग्रेन वगैरह हमारी सब चीज़ क्या है, डिप्रेशन वाली कंडीशन, तो आप यहाँ पर ज़्यादा माइंड ना लगाएं। साथ में इन पैनिक डिसऑर्डर, इंसान ज़्यादा पैनिक हो जाता है हिसाब से ज़्यादा, उसमें पैनिक डिसऑर्डर में हम इनको दे देते हैं। साथ में फॉर रिलाइविंग क्रोनिक पेन इंक्लूडिंग हेडेक। अब आप सोच रहे होंगे सर हेडेक एक तरह से कहाँ से आ गया, तो देखिए हेडेक एक तो होता है नॉर्मल सर दर्द हुआ, आपने पीसीएम वगैरह खाई, मतलब कुछ ऐसे कुछ आपने सर दर्द की टैबलेट खाई आपका सही हो गया। कुछ होता है सीरियस वाला। सीरियस वाला कैसे होता है, यानी आपका सर दर्द स्टार्ट हो ही रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है, तो हो जाता है क्रोनिक। क्रोनिक का मीन्स होता है लंबे समय तक चलने वाला पेन, जो आपका सर दर्द हो रहा है। तो इस कंडीशन में अगर आप मान लीजिए आप किसी को सर दर्द हिसाब से ज़्यादा हो रहा है तो उसको अपना भी चेकअप वगैरह करा लेनी चाहिए। चेकअप में क्या कुछ डिसीज़ वहाँ पे भयंकर डिसीज़ आपको हो सकती है। जब इंसान हिसाब से ज़्यादा डिप्रेशन में जाता है तो सीधा क्या होता है टेंशन वगैरह में सर दर्द रहता है उसका, तो इस तरह की कुछ हमारी यहाँ पे कंडीशन आती है। देन चलिए नेक्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं एडवर्स इफेक्ट और साथ में कॉन्ट्राइंडिकेशन, दोनों को फिलहाल हम कंबाइंड चलिए देख लेते हैं। अब देखिए कुछ बच्चों को यहाँ पे डाउट है कि सर एडवर्स इफेक्ट क्या है, साथ में कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है। अब बच्चों को डाउट क्यों हो रहा है, चलिए इसको यहाँ पे हम क्लियर कर देते हैं। तो देखिए सीधा सीधा यहाँ पे वैसे हमने कुछ कैटेगरी में आपको साइड इफेक्ट लिखवा दिए, कुछ में हमने आपको कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिखवा दिए, लेकिन आपको जो सिलेबस है उसमें यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट नहीं पूछे, डायरेक्टली आपको क्या पूछा है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन पूछा है। अब देखिए यहाँ पे हम कहें दोनों आपस में कनेक्टेड है, किस तरह से कनेक्टेड है चलिए यहाँ पे हम आपको डिस्कस कर लेते हैं कि एडवर्स इफेक्ट।
अब देखिए एडवर्स इफेक्ट क्या होते हैं, नॉर्मली हम जानते हैं एक तरह से बॉडी में जाने के बाद कोई भी दवाई हम बॉडी के अंदर ले रहे हैं जो एक तरह से गलत इफेक्ट, टॉक्सिक इफेक्ट हमारी बॉडी के अंदर वो प्रोड्यूस कर रही है, उसको हम क्या कहते हैं, एडवर्स इफेक्ट, यानी अपोजिट इफेक्ट एक तरह सीधा सीधा कहें जो हमें नहीं चाहिए थे लेकिन उस ड्रग ने कोज कर दिए। तो हो गए हमारे यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट। एक होते हैं यहाँ पे हमारे कॉन्ट्राइंडिकेशन। कॉन्ट्राइंडिकेशन का सीधा सीधा मीन्स होता है जब हम किसी ड्रग को खाते हैं तो कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं बॉडी में जिसमें किसी ड्रग को हम नहीं ले सकते। लाइक जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं यानी टाइप 1 डायबिटीज़ जो होती है उसमें इन ड्रग का यहाँ पे इमिप्रोमाइन हमारा जो ट्राईसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट ड्रग है इसका यूज़ हमें नहीं करना चाहिए। ये एक तरह से क्वेश्चन दिया हुआ होता है जो हमारी एंटीडिप्रेसेंट ड्रग होती है उसकी हिस्ट्री वगैरह पर आई थी, आपने देखा होगा। तो देखिए जैसी ड्रग होती है उसी हिसाब से उसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन होती है। तो यहाँ पे इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या है, यहाँ पे डायबिटीज़ यानी टाइप 1 और टाइप 2 की डायबिटीज़ मेलाइटस। लेकिन यहाँ पे एडवर्स इफेक्ट क्या है, तो देखिए एक तरह से है तो दोनों के साइड इफेक्ट ही, इसने किसी डिसीज़ में कोज किए, इसने डायरेक्टली कोज किए, लेकिन ये जो हमारे एक तरह से साइड इफेक्ट है ये यहाँ पे इसमें भी तो हो रहा है। तो यहाँ पे हमने सीधा देखा कॉन्ट्राइंडिकेशन, लेकिन इसमें खाने के बाद क्या यहाँ पे एक तरह से साइड इफेक्ट इसके कोज हो सकते हैं, कॉन्ट्राइंडिकेशन हो सकती है, वो तो हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो आपस में कनेक्टेड होती है, लेकिन बच्चों को डाउट है इसलिए आगे से एडवर्स इफेक्ट हम यहाँ पे कम लिखेंगे, डायरेक्टली हम आपके कॉन्ट्राइंडिकेशन लिख देंगे। तो इस तरह से हमारे दोनों ही पॉइंट होते हैं। तो एडवर्स इफेक्ट नॉर्मली हम देख सकते हैं ड्राई माउथ, तो ड्राई माउथ हो जाता है, हमने पीछे आपको इसको अच्छे से बता दिया, जो हमारे एएनएस पे एक तरह से इफेक्ट होता है। जैसे कि चलिए यहाँ पे दोबारा आप देख लीजिए, जो हमारा एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो यहाँ पे क्या होता है जो हमारे एंटी मस्कुलरनेस इफेक्ट वगैरह हो जाता है, मस्कुलरनेस रिसेप्टर होता है उसको बाइंड वगैरह यानी ब्लॉक वगैरह कर देती है, जिससे इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। तो हमारे एक तरह साइड इफेक्ट कर रही है डायरेक्ट, तो एक तरह से ड्राई माउथ, कॉन्स्टिपेशन, ब्लड विजन और सेडेशन, नींद वगैरह आना, तो ये भी एक तरह से इसके साइड इफेक्ट यहाँ पे हो सकते हैं। लास्ट में हम देख लेते हैं इसकी डोज। तो देखिए इमिप्रोमाइन है, इसके हम यहाँ फिलहाल डोज देखेंगे क्योंकि इसी का हमने फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखा है। तो डोज नॉर्मल क्या होता है, देखिए कंडीशन पे भी डिपेंड करती है, लेकिन आपके जो हम यहाँ पे चलिए आपको बता देते हैं कि डोज जैसे 10 से 75 mg यानी 10 to 75 mg यहाँ पे सिंगल डोज में दी जाती है एट ए बेड टाइम, यानी सोने से पहले क्या होता है एक ही टाइम हम इसको लेते हैं ओटी। तो ये हमारी क्या होती है, इसकी यहाँ पे डोज होती है। तो आपका टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। अब देखिए आपका जो टॉपिक है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज़ से, तो आप इसको अच्छे से देखें। सारे ही वीडियो लेक्चर आप अच्छे से समझेंगे तो एक तरह से देखा जाए तो नोट्स मिलने के बाद आपको इजीली याद हो जाएंगे, ज़्यादा आपको एक तरह से उसमें फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पहले ही आपका सब कुछ समझा हुआ होगा। अब आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही में आप उनसे पर्सनली कनेक्ट होना चाहते हैं तो देखिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, हमारा ईजी फार्मा इसी नाम से, जहाँ पर हम आपको एक तरह से लेक्चर तो यहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं, लेकिन आपको जो फार्मा से रिलेटेड नॉलेज है, कुछ डिसीज़ वगैरह के बारे में कैसे हुई, क्या सिम्टम्स वगैरह, यानी काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज वहाँ पे हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप सीधा इंस्टाग्राम पे सर्च कर सकते हैं ईजी फार्मा, तो आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ पर उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पर आप अपने पर्सनल डाउट हमसे क्लियर कर सकते हैं। तो आपको वीडियो लेक्चर कैसे लगा आप कमेंट करके बताएं, आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, एंड आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही वीडियो लेक्चर देखने के लिए। तो हम मिलते हैं जल्दी ही आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।